नमस्ते, आप सभी को स्वागत है नेट जेआरएफ विथ हिंदी लिटरेचर। आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण का दूसरा वीडियो लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन को आज हम अच्छी तरीके से देखेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने रूपों में, कितने साहित्यकार ने किस तरह से उसका काल विभाजन को और उसके नामकरण को किस किस ध्यान में रखते हुए उसका काल विभाजन किया है, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे एक्चुअली में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर किस तरह से काल विभाजन को किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे। प्रस्तावना के साथ और किसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किस तरह से किन किन आधार पर किया गया है उसको देख आज हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो चलो चर्चा करते हैं। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि प्रस्तुत खंड की पहली इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाएगा और इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का काल विभाजन पर विस्तृत चर्चा इस अध्याय में किया जाएगा और काल विभाजन एवं नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वान एवं आचार्यों के मत भी इस अध्याय में दिए गए हैं या इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगा, ताकि इस इकाई का अध्ययन कर विद्यार्थी के मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं किसको लेकर के, काल विभाजन को लेकर के, वो क्लियर हो सके। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रस्तावना को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में हिंदी साहित्य क्या है? साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हिंदी साहित्य क्या है? जैसे नदी बहता रहता है उसी तरह से हिंदी साहित्य भी निरंतर गति से बहता रहता है। उसमें ना कोई रुकावट आती है और ना ही कोई उसे भंग करता है। उसमें कोई रुकावट भी नहीं आता और उसको कोई भंग भी नहीं कर सकता। हाँ, समय के साथ साथ उसे परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियां, नई दिशाएं मिलती है। अलग अलग तरीके से साहित्य जो है आगे की ओर बढ़ता रहता है और हम साहित्य का अलग अलग रूप देखते रहते हैं। किस तरह से अलग अलग रूप देखते रहते हैं? किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं और विविध प्रवृत्तियों का आधार पर उसे विभाजित करना है कि किसी भी युग में किस तरह का साहित्य पाया जाता है, उसको देख करके उसका काल विभाजन करना ही हिंदी साहित्य को सही तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। युग की परिस्थिति के अनुकूल, युग के परिस्थिति के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियां परिवर्तित होती रहती हैं। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात उपयुक्त प्रतीत होता है। यहाँ पे बोला गया कि हम क्या करते हैं कि बहुत तरह के शैलियां प्रयुक्त किए जाते हैं हिंदी साहित्य को विभाजित करने के लिए और एक विशेष काल में एक विशेष प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है हमारे साहित्य को। तो एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियां एवं तत्संबंधी विचारधाराएं रहती हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्य रचनाएं प्रस्तुत होती है। क्या होता है? साहित्य की रचनाएं उसी रूप में प्रस्तुत होता है जिस रूप में उस समाज का परिस्थिति है, उसी रूप में साहित्य जो है हमारे सामने आता है। तो हम जिस समय में जाकर के साहित्य को पढ़ेंगे उसी समय के समाज में क्या घटित हो रहा है उसको जान पाएंगे। तो साहित्य पढ़ना, एक साहित्य का विद्यार्थी होना कितना ही लाभान्वित करता है हमको, यह जान करके हम बहुत ही गर्वान्वित होंगे, गर्व महसूस करेंगे। कि आगे और बढ़ते हैं और अपवाद रहे हैं अवश्य, परंतु गौण प्रवृत्ति के रूप में काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य शुक्ल जी, कौन?
स्वयं आचार्य शुक्ल जी विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट करते हैं और क्या कहते हैं? मत स्पष्ट करते हुए यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं उस चीज को, थोड़ा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं उसी चीज को। यहाँ पे लिखा हुआ है, आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। तो आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा कि जिस देश का या वहां के साहित्य क्या होता है, जनता से रिलेट करता है, जनता किस तरह से सोचता है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं और उस आईना हमको किस तरह से हमारा रूप दिखाता है, उसी तरह से साहित्य क्या करता है कि जनता का वही रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कितना सटीक रूप से कहे हैं आचार्य शुक्ल जी। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, साहित्य में भी परिवर्तन होता है। जनता जिस तरह से अपना विचार बदलेगा या उसका समाज बदलेगा, उसी के साथ साथ ही क्या होगा, हमारा साहित्य भी बदलेगा। क्या होगा? हमारा साहित्य भी बदलेगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जैसे जैसे जो है समाज बदलेगा, वैसे वैसे साहित्य बदलेगा। उसके साथ चलते हुए हम अगर आगे बढ़े और उसी चीज को हम साहित्य में सटीक रूप से दिखा दें, उसी को ही कहा जाता है हिंदी साहित्य। समझ में आ गया आप सभी को? हिंदी साहित्य का इतिहास वही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की और क्या कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता आदि ग्रंथ में मिलते हैं। इन दोनों चीजों को आप अपनी कॉपी में लिख लें। कौन कौन से चीजों को, किन किन भक्तमाल में सामग्री मिलता है? एक तो कहाँ पे मिलता है? भक्तमाल में मिलता है। एक आता है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। इन तीन चीजों को आप अपनी कॉपी में लिख लें। इन सभी ग्रंथ के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हिंदी का काल विभाजन और नामकरण को दृष्टि नहीं की गई थी। क्या बोला गया कि आदि ग्रंथ में मिलते हैं किंतु काल विभाजन और नामकरण की और कोई दृष्टि नहीं दी गई थी। उसको किसने दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लेखन का श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सदा तासी, किसने लिखा था? गार्सदा तासी ने लिखा था। और इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दल्ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ अंग्रेजी क्रमानुसार हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का परिचय दिया था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आता है कि गार्सदा तासी का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार दल्ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। इस्तवार दल्ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। इन सभी चीजों को जो है आप ध्यान में रखें। कौन से चीजों को? कि फ्रेंच में गार्सदा तासी ने कौन से पुस्तक लिखे थे। समझ में आ गया? नामक ग्रंथ अंग्रेजी वर्ण के क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय इसमें मिलता है। परंतु
उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया था। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ विद्वान शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा। उसके बाद कौन सा ग्रंथ लिखा गया? शिव सिंह सेंगर ने, किसने? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक जो है ग्रंथ लिखे। किसने लिखे? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक जो है ग्रंथ लिखा। उसके बाद इसमें लगभग 1000 भाषा के कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं, किंतु काल विभाजन में इसमें कोई संकेत नहीं है। शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज लिखा, और इसके अंदर भी सही तरीके से जो है साहित्य का इतिहास को अच्छी तरीके से वर्णन नहीं किया गया। तो किसमें किया गया? आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में केवल सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन को, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने उनके ऐसी कठिनाइयां थी जिसके वे कालक्रम एवं काल विभाजन को निर्वाह में पूर्ण सफल नहीं हो सकी। उन्होंने लिखा, सामग्री को तथा संबद्ध क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कथिपत स्थलों पर तो यह संभव सिद्ध हुआ है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर विभाजित किया है। कितने शीर्षक के अंदर विभाजित किया है? 11 शीर्षक के अंदर विभाजित किया है। पहले क्या होता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास लिखा तो वो सही ढंग से जो है सही क्रम से नहीं लिख पाए। क्या नहीं कर पाए? सही क्रम से नहीं लिख पाए, और इसके अंदर सामग्री का भी अभाव मिलता है। और इसके साथ साथ जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको कितने काल में विभाजित किया है? 11 काल में विभाजित किया है। आपको ध्यान में रखना है, कितने काल में विभाजित किया है? 11 काल में विभाजित किया है। पहला आता है चारण काल। कौन सा काल आता है? चारण काल आता है, जो कि 1702 से लेकर के 1300 ईस्वी के अंदर इसके अंदर जो है वर्णन किया गया है। हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर जो एग्जाम होता है, इसके अंदर ये 11 ठो को आप जो है 1 2 3 4 करके अपनी कॉपी में लिख लें। कारण क्या है कि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं उस एग्जाम को फेस किया हूं और उसके साथ जो है मेरे को अनुभव भी है कि इसके अंदर क्या आता है, तो इसी वजह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद सेकंड नंबर में 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, थर्ड में जायसी की प्रेम कविता, चौथी में ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और पांचवी के अंदर क्या लिखते हैं? मुगल दरबार। छठी के अंदर लिखते हैं तुलसीदास। सातवीं के अंदर लिखते हैं रीति काव्य। आठवीं के अंदर लिखते हैं तुलसीदास के अन्य परवर्ती, और नौवीं में लिखते हैं 18वीं शताब्दी। 10वीं में लिखते हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, उस समय ये होता था। और उसके बाद जो है 11वीं में लिखते हैं महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और इसी तरह से 11 भागों में किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका विभाजन किया। परंतु डॉक्टर ग्रियर्सन के काल विभाजन में अनेक असंगति एवं न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। कारण इसका अपना महत्व है। इसके अंदर जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, क्या लिखा? हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, इसके अंदर भी बहुत सारी असंगतियां हैं, त्रुटियां हैं, और इसके अंदर बहुत सारी न्यूनता भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या बोला गया? इसके अंदर उन्होंने पहला प्रयास करने के कारण इसको हिंदी साहित्य का इतिहास का महत्व भी मिलता है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आगे चलकर किसने? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। मिश्र बंधु लिख करके साइड में डॉट दे करके 1 2 3 लिख लें और लिखें मिश्र बंधु विनोद कितने भाई थे? 3 भाई थे। और उनका नाम क्या था? पहला नाम था
श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ओके, तो मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा? मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद। क्या लिखा? आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं। मिश्र बंधु ने क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद लिखा। कब लिखा यह भी जानना जरूरी है। कब लिखा? 1913 में लिखा। कब लिखा? 1913 में लिखा। ओके, तो उन्होंने किस तरह का काल विभाजन किया देखते हैं। 1913 में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि में क्या है? प्रत्येक दृष्टि में ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता है। उन्होंने और थोड़ा अच्छा कर दिया हिंदी साहित्य के इतिहास को। और इसके अंदर हम देखते हैं उन्होंने थोड़ा जो है अलग ढंग से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और इसके अंदर उन्होंने किस किस तरह से काल को विभाजन किया, उन्होंने किस तरह से काल को विभाजन किया यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरा जो है आपको अनुरोध है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठ करके देखिए, क्योंकि मोबाइल के सामने बैठ लेने से ही पढ़ाई नहीं हो जाता, उसको लिखना पड़ता है, उसको शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है। तो उस शॉर्ट नोट बनाते टाइम क्या होगा, आपके माइंड में उसको अगली बार जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो चीज अटकेगा। इस वीडियो को आप कितने बार देखेंगे? एक बार दो बार देख लेंगे, लेकिन आप जब लिख लेंगे उस चीज को अपने माइंड में जो है स्टॉक कर सकते हैं उस चीज को। ये रूल अपनाएं। उसके बाद क्या होता है हमारा ये मिश्र बंधु विनोद का काल विभाजन हम देखते हैं। उन्होंने मिश्र बंधु विनोद ने क्या किया? सॉरी, मिश्र बंधुओं ने क्या किया? मिश्र बंधु विनोद उनका बुक का नाम था। सॉरी, फिर से हम चलते हैं 1913 में लिखा हुआ बुक। पहला जो है उन्होंने काल विभाजन किया आरंभिक काल। आरंभिक काल को फिर से उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया, प्रारंभिक काल एवं उत्तरारंभिक काल। ओके, इस तरह से 600 से 1300 1343 इसके अंदर प्रारंभिक काल को रखा जाता है। उत्तर प्रारंभिक काल को उन्होंने 1374 से 1474 के अंदर डिवाइड किया। ओके, उसके बाद क्या होता है? माध्यमिक काल आता है। माध्यमिक काल को उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल इस तरह से दो भाग में डिवाइड की। पूर्व माध्यमिक काल को उन्होंने कितने से कितने तक रखा? 1445 से लेकर के 1560 तक के अंदर में रखा। और प्रौढ़ माध्यमिक काल को उन्होंने कितने में रखा? 1561 से लेकर के 1580 तक के बीच में रखा। उसके बाद आगे की ओर चल करके उन्होंने किस तरह से काल विभाजन किया? अलंकृत काल। अलंकृत काल को पूर्वालंकृत काल रखा और उत्तरालंकृत काल रखा। पूर्वालंकृत काल को उन्होंने 1681 और से लेकर के 1790 तक रखा। और उत्तरालंकृत काल को उन्होंने कितने में रखा? 1791 से लेकर के 1889 तक रखा। इस तरह से उन्होंने आगे की ओर क्या किया? परिवर्तन काल, जो कि 1890 से लेकर के 1925 तक रखा। और वर्तमान काल 1926 से अब तक रखा। ओके, मिश्र बंधु ने किस तरह से काल विभाजन किया आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दिया। अब जो है आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर क्या होता है वो देखते हैं। मिश्र बंधुओं के पश्चात कौन आते हैं? हिंदी साहित्य के सुनामधन्य कवि। यह नाम पकड़ लेने से आपको पता चल गया होगा कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। और एक नया प्रयास किया किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। ओके, इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। मतलब वो अच्छी तरीके से क्या करते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास को इतने अच्छे से बता देते हैं कि हमारे पाठकों के लिए इतना सरल हो जाता है कि बता नहीं सकता। अपनी इसी विशेषता के कारण अब आज तक जो है सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
तो उनका काल विभाजन इस प्रकार है, किस तरह से है? उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल रखा, कब से कब तक? 1050 से लेकर के 1375 तक। उन्होंने वीरगाथा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? कमेंट में बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि कब लिखा था। 1929 में लिखा था, याद रखें। उसके बाद आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्तिकाल रखा, उसका नाम जो है भक्तिकाल रखा। भक्तिकाल कब से कब तक आता है? 1375 से लेकर के 1700, याद रहेगा। उसके बाद उत्तर मध्यकाल आता है, जिसको कि रीतिकाल भी कहा जाता है। इसका समय कब से कब तक है? 1700 से लेकर के 1900 तक है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है और इसका समय आता है 1900 से अब तक। इसको जो है आप नोट करते रहे और इसको बार बार जो है रिवाइज करते रहे, आपको याद रह जाएगा। उसके बाद आचार्य शुक्ल जी ने इतना, उनको बहुत सारे बना बनाया चीज पहले से मिल चुका था, इसी वजह से उन्होंने सटीक रूप से जो है हिंदी साहित्य का विभाजन किया। मेरे पास उसका बुक भी होगा, आपको मैं दिखाता हूं। उसका बुक ये रहा, ये रहा उसका बुक, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो है हिंदी साहित्य को समझने के लिए ये रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और ये बुक जो है इतना ऑथेंटिक है, जो कि आप अगर इस बुक को पढ़ लेते हैं तो इससे अंदर आता ही आता है क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो है कितना मोटा बुक है, तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत इस तरह से आपको समझाऊंगा हिंदी साहित्य का इतिहास। आप जो है सुन करके सुनेंगे और याद भी रखेंगे उस चीज को। तो चलते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र सिंह जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा। आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है? आचार्य शुक्ल जी के पश्चात फिर किसने? राम कुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी इसके ऊपर काल विभाजन किया। तो आचार्य शुक्ल जी के पश्चात राम कुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। उन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो कि इस प्रकार है। किस किस प्रकार है? उन्होंने जो है संधिकाल रखा। संधिकाल 750 से 100 ईस्वी, मतलब 1000 तक। उसके बाद चारण काल, जो कि 1000 से लेकर से के 1375, और भक्ति काल आता है उसके बाद 1375 से लेकर के 1700। उसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल कब से कब तक? 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल 1900 से अब तक रखा। इसको जो है याद रखिए। उसके बाद क्या होता है, इसको जो है आपको कॉपी में लिखना है। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉपी लेकर के बैठें और उसको लिखते रहें। क्या होगा कि आपके माइंड में अटकेगा वो चीज। डॉक्टर वर्मा के विभाजन में अंतिम 3 काल विभाजन जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से मिलता है, परंतु वीरगाथा काल को वो क्या करते हैं? चारण काल और संधि काल में डिवाइड कर देते हैं। यही जो है उनके अंदर अंतर देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सब सेम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साथ। आगे की ओर चलते हैं, और उसके बाद कौन जो है काल विभाजन करने के लिए निकलते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। और इसके अंदर उनके काल विभाजन में शुक्ल जी से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। शुक्ल जी को जैसे का वैसा जो है प्रेजेंट करने का, जैसे का वैसा नहीं, थोड़ा चेंज करके बाबू श्याम सुंदर दास जी प्रेजेंट करते हैं। उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है, इसको भी देख लेते हैं। इनका काल विभाजन किस तरह से है? इनका काल विभाजन हमको जब इनका काल विभाजन देखते हैं तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इनका काल विभाजन देखते हैं अभी। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा का युग्म संवत, जो कि 1000 से 1400 तक माना। पूर्व मध्य युग कहा, जो कि भक्ति युग संबद्ध 1400 से संबद्ध 1700 तक माना। उत्तर मध्य युग, जो कि रीति ग्रंथ का युग कहा गया, जो कि 1700 से 1900 तक माना।
उसके बाद आधुनिक युग नवीन विकास का युग कहा, जो कि संवत 1900 से लेकर के अब तक माना। तो इसी तरह से उन्होंने काल विभाजन को आयाम दिया, मतलब काल विभाजन किया। तो इनका जो है प्रमुख विशेषता क्या है वो देखते हैं। उपयुक्त काल विभाजन की परंपरा में हम जितने भी काल विभाजन की परंपरा देख करके आए, इन सभी के अंदर उपयुक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य शुक्ल जी के बाद कुछ विद्वान ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लेकिन परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक है। जैसे कि आदिकाल को उन्होंने क्या कहा, वीरगाथा काल, भक्ति काल को भक्ति काल ही माना, और रीति काल, और उसके बाद आधुनिक काल। इसी तरह से उन्होंने आगे की ओर काल विभाजन किया। लेकिन क्या होता है, परंतु शुक्ल जी इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रतीत होता है। क्या होता है, सही ढंग से हम हिंदी साहित्य को पढ़ें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लिए बिना हम हिंदी साहित्य को पढ़ ही नहीं सकते। तो इसी वजह से आचार्य शुक्ल जी कितना इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य जगत में, आपको पता ही चल गया होगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या किया, आगे की ओर चल करके हिंदी साहित्य का जो है वैज्ञानिक इतिहास लिखा, में उनका अनुमोदन किया है। उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। किस तरह से है, गणपति चंद्र गुप्त का जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के अंदर क्या होता है, प्रारंभिक काल जो कि 1184 के अंदर से स्टार्ट होता है और 1350 तक ईस्वी तक चलता है। पूर्व मध्यकाल 1350 से स्टार्ट होता है और 1600 तक, 1600 ईस्वी तक चलता है। उत्तर मध्यकाल जो कि 1600 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1857 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आधुनिक काल 1857 से लेकर के अब तक जो है उनका काल विभाजन के अंदर आता है। तो इस तरह से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी हिंदी साहित्य को काल विभाजन के अंदर डिवाइडेशन किया। उसके बाद और एक महान विख्यात साहित्यकार आते हैं, उनका नाम है नगेंद्र। नगेंद्र ने क्या किया, डॉक्टर नगेंद्र, नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण इस प्रकार से किया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने काल विभाजन किया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूं, आपको देखने को मिल जाएगा। तो आदिकाल उन्होंने कब से कब तक स्टार्ट माना है, आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 14वीं सदी के मध्य तक उन्होंने माना है। भक्ति काल कब से कब तक माना है, 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक माना है। रीति काल कब से कब तक माना है, 17वीं सदी के मध्य से लेकर के 19वीं सदी के मध्य तक माना है। आधुनिक काल कब से कब तक माना है, 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना है। तो इस तरह से नगेंद्र जी भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिंदी साहित्य के इतिहासकार रहे हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हिंदी साहित्य के और कौन कौन और कुछ जो है प्रमुख चीज रुक गया है नगेंद्र जी का। पुनर्जागरण काल जो कि भारतेंदु काल से संबंध है, 1877 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक मानते हैं। और जागरण सुधार काल जो कि द्विवेदी काल से रिलेटेड है, 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना है। छायावाद काल संवत 1918 से लेकर के 1938 तक माना है, ईस्वी तक माना है। और उसके बाद छायावादोत्तर काल जो कि प्रगति, प्रयोग काल और नवलेखन काल के संबंध में यहाँ पे चर्चा किया गया है। उपयुक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आप शुक्ल जी का काल विभाजन सर्वसम्मत एवं उपयुक्त माना जा सकता है। आपको इतना ही याद रखना है कि हिंदी साहित्य के जगत में सुनामधन्य कवि एवं एक मूर्धन्य साहित्यकार जिसका कि हिंदी निबंध के अंदर भी पकड़ है, हिंदी उपन्यास के अंदर भी पकड़ है, सभी चीजों को लेकर के वो हिंदी साहित्य के अंदर प्रवेश करते हैं। और उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जितना कुछ भी किया है वो उल्लेखनीय है और
हमको सब जगह पर देखने को मिलेगा। तो इसके साथ-साथ आप अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी के साथ-साथ आपके अंदर क्या है एक तरह से गति में प्रवाहित होने का गुण है। गति में प्रवाहित होना जो व्यक्ति को आता है, वो धीरे-धीरे अपने लाइफ में सक्सेस की ओर जाता है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और क्या करें, पास में आने वाले घंटी के बटन को दबा दें। क्या होगा इससे, मैं जब हिंदी साहित्य के अंदर कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँगा, सबसे पहले आपके पास जाए। तो ये सीरीज़ जो है कंटिन्यूअसली रहेगा। कारण क्या है कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को संपूर्ण पढ़ाना चाहता हूँ यूट्यूब में, वो भी फ्री। एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर क्या होगा कि हम एक वन बाय वन कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने आज हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं काल विभाजन को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल से नामकरण को पढ़ाऊंगा। मतलब नामकरण कैसे दिया गया, किस तरह से नामकरण का प्रयोग हुआ, किस कवि ने किस तरह से नाम को उपयोग किया। तो उस वीडियोस को आने का इंतजार करें और यहाँ पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाएं। तो सपोर्ट मी। तो और क्या होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।